हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद संदीप नागर। आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के एनसीईआरटी से अलग भी कुछ पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता चलूँगा। और इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वाले, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आपके इससे पहले वाले टॉपिक से स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन के अंदर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कराए हुए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको अच्छे से समझ सकते हो। तो आइए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो देखो यहाँ से द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, जो फीमेल प्राइमेट होते हैं, तो अगर हम बात करेंगे मैमल्स के अंदर आपको फीमेल जो आपका प्राइमेट और नॉन प्राइमेट दो हमें ऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो जो आपका ऑर्डर प्राइमेटा है उसके अंदर आपके मंकीज़, एप्स, ह्यूमन बीइंग ये आते हैं। और जो नॉन प्राइमेटा होता है उसके अंदर काव, बफेलो, बिच, ये आपके नॉन प्राइमेटा के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर कंटिन्यू पर मंथ जो होता है कंटिन्यू साइकिल चलती है, एक रिप्रोडक्टिव इवेंट चलता है इनके फीमेल की बॉडी के अंदर, जिसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलेंगे। तो वो कंटिन्यू चलेगा, एक टाइम पीरियड होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर वो रिप्रोडक्टिव इवेंट उनके अंदर होगा। उसी रिप्रोडक्टिव इवेंट को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दे रहे हैं। और जबकि बात करेंगे हम नॉन प्राइमेटा के अंदर, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे काव है, बफेलो है, उनके अंदर भी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। बट उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो एक सीजनल इवेंट में होता है, एक सीजनल के अंदर होता है वो सारा इवेंट, इसलिए उस साइकिल को हम नाम देते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे हम केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूस होती है, ओस्ट्रस साइकिल सीजनल में होती है। तो देखिए सबसे पहले द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट प्यूबर्टी, जब जैसे ही एक गर्ल, मैच्योर गर्ल प्यूबर्टी स्टेज पे आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब कि जब एक मैच्योर गर्ल एक मैच्योर होगी तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी स्टेज बोलेंगे, जो कि आपकी 13 से 14 वर्ष के बीच में होती है। प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है जो, तो उस टाइम पे सबसे पहले उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन जो होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने का सबसे पहला जो साइन दिखाई देता है, और सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं मीनार्च। तो फीमेल के अंदर सबसे पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे मीनार्च बोलेंगे। इन ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होता है इज रिपीटेड एट द एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। तो आपका मेंस्ट्रुएशन जो रिपीट होता है, जो आपका रिप्रोडक्टिव साइक्लिकल इवेंट जो रिपीट होता है वो 28 से 29 दिन के अंदर ह्यूमन फीमेल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एंड साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल दी नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो साइक्लिक इवेंट जो होगा, मैंने अभी बताया आपको रिप्रोडक्टिव साइक्लिक जो इवेंट है, एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर के अगले मेंस्ट्रुएशन तक जितना भी कंप्लीट टाइम पीरियड होगा उसके अंदर जो भी इवेंट हो रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल, तो यहाँ से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक ओवम रिलीज होता है, एक ओवम रिलीज होगा एक ओवरी से पर मंथ। तो एक 28 या 29 दिन के अंदर मिडल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके मिडिल के अंदर आपका ओवम रिलीज होगा। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सोन इन फिगर 3.9। तो आपको 3.9 फिगर, ये आपका 3.9 फिगर है। इस फिगर के अंदर आपको कंप्लीटली मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस फिगर के द्वारा भी मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपका द साइक्लिक्स स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट द लास्ट 3 to 5 डेज। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको 4 फेज देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज। पहला फेज आपका मेंस्ट्रुएशन है, दूसरा फेज आपका फॉलिकुलर फेज या फिर प्लोरल फेज, तीसरा आपका ल्यूचियल फेज, और फिर आपका लास्ट में जो आता है आपका एक फेज होता है यहाँ पे 14 डे पे ओव्यूलेटरी फेज। तो आपके 4 फेज होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर सबसे पहले आपको पहले फेज के बारे में बताया हुआ है कि जो जब साइकिल स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल फेज आता है सबसे पहले। मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हो आप या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज बोल सकते हो। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मतलब जब ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, तो ये कम से कम
3 से 5 दिन तक होगी। इसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इसमें ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता कहाँ से है? तो जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमीट्रियम लाइनिंग होती हैं, वो यूट्रस की एंडोमीट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। वो ब्लड वेसल्स की फॉर्म में टूटती हैं, लिक्विड ब्लड वेसल्स की फॉर्म में टूटती हैं। वहाँ से जो ब्लड निकलेगा वेजाइना के थ्रू, उसी को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन नाम देंगे। मेंस्ट्रुएशन ये सारा आपका मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होगा। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इन रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। जो मेंस्ट्रुएशन जो होगा आपका, जो ये ब्लीडिंग होगी, ये उसी टाइम पे होगी जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा। फर्टिलाइज का मतलब जब ओवम स्पर्म के साथ में नहीं मिल पाएगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं पाता है हमें, अगर मान लो 1 महीने के अंदर 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन हुआ, ब्लीडिंग हुई, इसके बाद में नेक्स्ट आपका 28 दिन के बाद में ब्लीडिंग नहीं होती है, या फिर उससे और 2-4 दिन ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो इंडिकेटिव करता है। इंडिकेटिव का मतलब सूचित करता है प्रेगनेंसी के लिए कि भाई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। हाउएवर इफ मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ईटीसी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो 28-29 दिन ना होकर के ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो वो किसके कारण हो सकता है? वो स्ट्रेस में, अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या उसकी कोई पुअर हेल्थ है, या वो ड्रग वगैरह का ज़्यादा यूज करती है, उसकी वजह से भी ये थोड़ा चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण भी अंडरलाइनिंग कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी। इसके बाद में जो आपका वो आता है, ये लाइन रह गई आपकी यहाँ से, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाई द फॉलिकुलर फेज। इसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज को फॉलो करता है। तो फॉलिकुलर फेज आपका सेकेंड नंबर वाला फेज है आपका, ये इसके साथ साथ में मेंस्ट्रुएशन आपका फॉलो कर रहा है। तो एक बार यहाँ से पहले एनसीईआरटी से यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद में एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपको चारों फेज दिखाए हुए हैं। ये पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज ल्यूचियल फेज, और चौथा फेज यहाँ पे मिड साइकिल में होता है 14वें दिन पे, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसके अंदर पहला यहाँ पे दिखा रखा आपका यूट्राइन इवेंट। ये आपके यूट्राइन इवेंट है। यहाँ से ये यूट्राइन लेयर इस तरीके से मोटी थिक होती चली जाती है और बाद में टूट जाती है। यहाँ पे आपके ओवरियन हार्मोन दे रखे हैं, यहाँ पे आपके ओवरियन इवेंट दे रखा है, और इससे ऊपर आपके जो दे रखे हैं LH FSH जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। तो फीमेल लड़की, मतलब अगर हम बात करेंगे, जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज पे आती है तो उसकी बॉडी में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है हमारी पूरी बॉडी को देखता रहता है कि भाई बॉडी के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, कब क्या काम करवाना है। तो हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा? हाइपोथैलेमस अपने दो हार्मोन को अपना एक हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम है GnRH। तो हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन छोड़ेगा और GnRH जाएगा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा वो, और वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन छोड़ेगा। एक होगा LH आपका और एक होगा आपका FSH। LH और FSH जो होंगे वो दोनों कहाँ पे जाएंगे? ओवरी के अंदर जाएंगे, और ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। तो वहाँ से सारे इवेंट स्टार्ट होते हैं। तो यह सारे इवेंट जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके LHS FSH मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहे हैं। वैसे काम तो स्टार्ट आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है, बट उसमें पिट्यूटरी का भी बहुत बड़ा रोल है जो LH और FSH को रिलीज कर रहे हैं। तो GnRH हार्मोन का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन हुए हैं, ये सारे हार्मोन स्टार्ट हुए हैं आपके, ये LH और FSH जो निकलने स्टार्ट होते हैं आपके फॉलिकुलर फेज के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से ये LH और FSH भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम सारे हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन से हार्मोन थे हमारे जो, और वहाँ पे क्या क्या काम होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम, तो ये थे आपके हार्मोन। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका यहाँ पे LH रिलीज होना स्टार्ट होता है। ये आपका LH और FSH हार्मोन है। यहाँ से LH और FSH हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हुए।
तो जैसे ही आपका LH और FSH थोड़ा सा रिलीज हुए, यहाँ से LH का ग्रोथ बढ़ा, तो LH की वजह से क्या हुआ, आपका एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहा तो एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, ओवरी से एस्ट्रोजन इसके लिए नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से आपका FSH का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, LH का लेवल थोड़ा सा हाई हुआ, और LH के हाई लेवल की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई होगा यहाँ पे। और ये क्या काम करता है, एस्ट्रोजन आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से LH और FSH एक पीक लेवल पर पहुँच जाते हैं, एक बड़े लेवल पर पहुँच जाते हैं। और ये जो काम होता है ये आपका मिडिल साइकिल के अंदर होता है। इसके बाद में आपका यहाँ से जैसे ही ये पीक लेवल पे पहुँचे LHS और FSH और एस्ट्रोजन, तो इनकी वजह से जो इस फॉलिकुलर फेज के अंदर जो प्रिपरेशन चल रही थी, ओवम को प्रिपेयर किया जा रहा था, ओवम मैच्योर हो रहा था। तो यहाँ पे ये बना था आपका ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, जो आपने गैमेटोजेनेसिस oogenesis के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिसने oogenesis वाला पार्ट नहीं देखा है वो वीडियो के अंदर oogenesis वाले पार्ट में जाए और इस ओवरी के सारे इवेंट को समझ सकता है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर आपका टर्सरी फॉलिकल बनता है, फिर यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हुआ है, ये फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। तो ये ओवरी के अंदर जो सारा इवेंट हो रहा है, ये इस इवेंट को कराने में जो काम कर रहे हैं वो आपके मेन जो काम कर रहा है वो कर रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन के पीक लेवल की वजह से जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ऊंचा लेवल पे हो गया और LH भी बहुत ज़्यादा ऊंचा लेवल पे हो गया, इनकी वजह से LH और FSH की वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये रप्चर हो जाएगा। और जो ये रप्चर होगा वो होगा 14वें दिन। तो रप्चर होने के बाद में यहाँ से क्या निकलेगा, आपका सेकेंडरी oocyte, और इसी सेकेंडरी oocyte को हम ओवम बोल रहे हैं यहाँ पे अभी। तो ये आपका बीच वाला फेज होगा। इसके बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बदल जाएगा आपका कॉर्पस लूटियम की रूप में, कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। और कॉर्पस लूटियम क्या काम करेगा, यहाँ से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से अब क्या काम हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद में आपका जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है आपका जो रेड लाइन में दिखाया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन का बिल्कुल लेवल ख़त्म हो चुका है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो एस्ट्रोजन अपना लेवल बढ़ाता रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसे कम हुआ, जब क्या होगा, जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस लूटियम वहाँ से डीजनरेट होने लगेगा, वो एक तरीके से नष्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो सीक्रेट कर रहा है वो कॉर्पस लूटियम सीक्रेट कर रहा है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हुआ और आपका एकदम से फिर यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आएगा एस्ट्रोजन के लिए, और एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, और एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से जो आपकी थिक लेयर बनी थी, जो एंड्रोमीट्रियम साथ साथ में बेबी के लिए या फिर एम्ब्रियो के लिए भोजन को इकट्ठा कर रहा था, वो सारा भोजन ब्लड की फॉर्म में इकट्ठा कर रहा था। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हुआ तो एंड्रोमीट्रियम जो लेयर थी उनको मेंटेन नहीं हो पाएंगी, और वहाँ से जो लाइनिंग थी वो टूट गई। तो इस तरीके से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता है। अब आप जो बाकी का बचा हुआ है उसे NCERT लाइन टू लाइन कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आपका सेकंड फेज के बारे में बात की थी हमने। पहला फेज NCERT लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड फेज है आपका फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज के देखते हैं यहाँ पे। फॉलिकुलर फेज यहाँ से स्टार्ट है आपका। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो आपका फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को भी, क्योंकि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज चलता रहता है तो मेंस्ट्रुअल फेज के पहले दिन से जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसी दिन से फॉलिकुलर फेज भी स्टार्ट हो जाता है। तो फॉलिकुलर फेज के टाइम पे इस फेज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ओवरी के अंदर वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ग्रो होकर के धीरे धीरे फुल ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएंगे। साइमल्टेनियसली द एंड्रोमीट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन। जिस टाइम पे ये फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, इसी टाइम पर सेम साइमल्टेनियसली मतलब इसी टाइम पर जो एंड्रोमीट्रियम थी यूट्रस की, जो टूट चुकी थी, ब्लड वेसल्स की फॉर्म में बाहर निकल गई थी, जो वो रीजनरेट हो जाती हैं, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती हैं प्रोलिफरेशन मतलब फॉलिकुलर फेज के थ्रू। दीज चेंजेस इन दी ओवरी, ये चेंजेस जो होते हैं ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर आर इंड्यूस द चेंजिंग इन दी लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। जो भी चेंजेस ओवरी और यूट्रस के अंदर हो रहे हैं वो आपके ओवरीन हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। द सीक्रेशन ऑफ
मैंने बताया था आपको ओवरियन हार्मोन बताए थे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और पिट्यूटरी हार्मोन बताए थे एलएच और एफएसएच। तो यहाँ से जो सबसे पहले जो आपका हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस करेगा आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वहाँ से दो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कर देगी जिनका नाम है एलएचएस मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जब इंक्रीज होंगे ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज पे जब ये दोनों इंक्रीज होंगे, अपना अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये फॉलिकुलर का डेवलपमेंट कराते हैं, जो आपके प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी बना, ग्राफिन फॉलिकल बना। इसके साथ साथ ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करवाते हैं ओवरी से, जिसकी वजह से फॉलिकल्स ग्रो होते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। इसके बाद में आता है आपका तीसरा फेज। तो आपके फॉलिकुलर डेवलप हो चुके हैं, इसके अंदर आपने पढ़ा। और तीसरा फेज जो आता है आपका एलएच और एफएसएच, जिसके अंदर तीसरा फेज है आपका ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है आपका, एलएच और एफएसएच जो होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं मिडिल साइकिल में। ये केवल 14वें दिन के लिए होता है। तो हमने पढ़ा 3 से 5 दिन तक जो पढ़ा वो मेंचुरेशन फेज पढ़ा, पहला फेज पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज है आपका 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक का आपका दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज। और 14वें दिन जो फेज है आपका वो ओव्यूलेशन फेज है आपका। इसके अंदर एफएसएच और एलएच का बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो चुका है। जब एलएच का रैपिड सीक्रेशन पाया जाता है, एक बड़े लेवल पे पाया जाता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल के अंदर, तो वहाँ से क्या होता है, एलएच सर्ज इंड्यूज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एलएच क्या काम करेगा, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन छोड़ेगा, और एस्ट्रोजन और एलएच की वजह से क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो वहाँ से आपका ओवम रिलीज होगा, और इसी के ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसलिए इस फेज को जो नाम दे रहे हैं वो नाम दे रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन। जो कि आपका इसके बाद में अब आपका तीसरा फेज कंप्लीट हो गया। तीसरे फेज के बाद में ये फेज आगे चल के फॉलो करेगा ल्यूचियल फेज को। ल्यूचियल फेज स्टार्ट हो जाएगा आपका 14वें दिन के बाद में। तो जो सबसे बड़ा फेज होता है 14 से लेकर के 28वें दिन तक आपका ल्यूचियल फेज है, ल्यूचियल फेज। और इससे पहले का तो सबसे बड़ा जो फेज बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो ल्यूचियल फेज है, और सबसे छोटा फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज है। तो ल्यूट्रल फेज के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जितना भी ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट बचा था वो क्या काम हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस लूटियम के रूप में। तो जो ग्राफियन फॉलिकल बचा वो कॉर्पस लूटियम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। द कॉर्पस लूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। जो कॉर्पस लूटियम होता है वो बड़ी मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट करता है। और जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो क्या काम करता है, जो यूट्रस के अंदर जो एंड्रोमीटियम लेयर थी उन लेयर्स को मेंटेन करने का काम करवाएगा। सच एन एंड्रोमीटियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओवम। जो एंड्रोमीटियम लेयर जो होती है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी ओवम को फर्टिलाइज होने के बाद में जो इम्प्लांटेशन होता है, तो ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद में जब ओवम स्पर्म के साथ मिल जाएगा तो उसके बाद में जो इम्प्लांटेशन होगा वो 7वें और 8वें दिन इम्प्लांटेशन होगा। और 7वें दिन जो इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम तक ये जो आपकी एंड्रोमीटियम लेयर हैं ये प्रिपरेशन करते चली जाएंगी, एम्ब्रियो के भोजन को इकट्ठा करती चली जाएंगी और इम्प्लांटेशन के लिए वेट करेंगी। तो अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये एक दूसरा इवेंट है प्रेगनेंसी का, इम्प्लांटेशन होना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर मान लो वो इम्प्लांट हो जाता है तो 7वें 8वें दिन तक तो मैंने बताया, 14वें दिन के बाद में आपका 22वें 23वें दिन तक तो क्या काम करेगा आपका प्रेगनेंसी के लिए, जो आपकी जो एंड्रोमीटियम लेयर है वो वेट करेंगी कि भाई एम्ब्रियो बन के आ गया होगा। तो वो क्या काम करेंगी, उस टाइम पे आपका वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा और वो मेंटेन होती रहेंगी। तो जैसे ही क्या काम होगा, अगर एब्सेंस रहती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो 7-8 दिन तक वेट करेंगी। इसके बाद में जैसे ही 7-8 दिन तक वेट करेंगे तो उसके बाद में कॉर्पस लूटियम जो होगा वो जैसे डीजनरेट होना शुरू होगा, तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा। जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा तो वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी का लेवल कम होता चला जाएगा। और जब बिल्कुल कॉर्पस लूटियम कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि जो दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंड्रोमीटियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो जो इसका कारण जो पाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से जो काम होगा, वो जो एंड्रोमीटियम लेयर थी जहाँ पे उन्होंने एम्ब्रियो के लिए भोजन को इकट्ठा किया था ब्लड वेसल्स की फॉर्म में, वो सारा
ब्लड वेसल्स मेंस्ट्रुएशन के रूप में वेजाइना से बाहर आने लगेंगे, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज आपका स्टार्ट होना हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ तो वहाँ से आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम कर रहा था, एंड्रोमीटियम लेयर को मेंटेन कर रहा था। जब एंड्रोमीटियम लेयर मेंटेन नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एंड्रोमीटियम लेयर टूट जाएंगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। इसके बाद है मेकिंग ए न्यू साइकिल, और फिर वो एक दोबारा से न्यू साइकिल बनाने का काम करवाएगा मेंस्ट्रुएशन, आगे दोबारा से फॉलिकल ग्रो होंगे। तो ये आपका पर मंथ जो काम होगा 28 से 29 दिन में, एक बार में लेफ्ट ओवरी से होता है तो एक बार में आपका राइट ओवरी के अंदर होता है। तो दोनों ओवरी में अलग अलग टाइम पे एक साथ नहीं होगा, अगर एक साथ होगा तो आपके 2 ओवम निकल सकते हैं वहाँ से। तो इसलिए एक बार लेफ्ट ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्रो होंगे तो एक बार राइट ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्रो होंगे। इन ह्यूमन बींग के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। ह्यूमन बींग के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपका 50 वर्ष तक फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के केसेस देखे जाते हैं। इसके बाद ये स्टॉप हो जाती है ये साइकिल, और इस टर्म को जो नाम देते हैं साइकिल के स्टॉप होने की टर्म को, उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज ए इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होता है फीमेल के अंदर, ये इंडिकेट करता है रिप्रोडक्टिव फेज को उनके अंदर, कि भाई उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। और जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो एक्सटेंड बिटवीन किस किस के बीच में होता है, आपका मीनार्च मतलब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, मीनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुई है, तो इन दोनों के बीच में आपका रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और साथ में ही आप नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर फ्री में नीट क्वेश्चंस, नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और साथ में नीट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें नीट बायोलॉजी 1, वहाँ पे मैं डेली क्विज क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको वो बहुत चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।